Hello, all my dear aspirant. Welcome to a brand new episode of Defense Info. Today we will going to discuss about the NCC Special Entry Scheme 49 course. So guys, आपको पता होगा कि recently joinindianarmy.nic.in में इंडियन आर्मी ने ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं हुएवर आर एनसीसी गाइस जिन्होंने सी सर्टिफिकेट अपनी हासिल कर रखी है विद ए ग्रेडिंग और बी ग्रेडिंग एंड इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल। सो ये जो स्कीम है ये दोनों के लिए है, मैन एंड वुमेन, और ये नॉन टेक एंट्री है और इसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में होगी। सो गाइज़, इसको अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता होगा कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये अवेलेबल है और ये 30 दिसंबर से 28 जनवरी तक अवेलेबल रहेगी और प्लीज़ आप इसको फिल कर सकते हैं हु एवर इज़ एलिजिबल। और हम वीडियो में देखेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इज़ फॉर दी अनमैरिड मेल एंड वुमेन and it also includes the ward of battle casualty of army personnel and आपको पता होगा कि इस एंट्री में 50 जो है वो वैकेंसीज़ हैं जिसमें 45 जो जनरल कैटेगरी जो नॉर्मल मैन हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और 5 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के पर्सनल्स जो कि आर्मी पर्सनल के ओनली है एंड रेस्ट अपार्ट एनसीसी वुमेन जिसमें 4 जनरल कैटेगरी एंड एक जो है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी कि आर्मी पर्सनल ओनली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बोथ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 49 वीक्स में रहेगी एट OTA चेन्नई। जो भी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करेगा और इसकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो प्री कमीशन ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पे और इसके बाद वो अपने उसी हिसाब से कमीशन हो जाएंगे। और आपको पता होगा कि गाइज़ ये सिर्फ अनमैरिड के लिए है और कुछ केसेस में मैरिड लोग भी एलिजिबल हैं और आप इसके अंदर पूरी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। और कैंडिडेट अगर इसी बीच में अगर अपने ट्रेनिंग के बीच में कभी भी मैरी करते हैं तो उनकी जितनी भी पूरी ट्रेनिंग है वो कैंसिल हो जाएगी, साथ ही साथ उसको पूरी जो पैसे है उसको भरने पड़ेंगे। और कुछ केसेस में ये एक्सेप्शन है बिकॉज जो लोग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी है आर्मी पर्सनल्स के, स्पेशली वुमेंस वगैरह के देखेंगे, उन केस के लिए एक्सेप्शन है। और रेस्ट पार्ट आपको पता होगा कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद OTA में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी देती है डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, जो कि एप्लीकेटेड है टू मद्रास यूनिवर्सिटी। और इसमें जो रैंक है आफ्टर प्री कमीशन ट्रेनिंग, सो कमीशन रैंक विल बी लेफ्टिनेंट after 2 years captain followed by major in the 6th year and after completion of 6 year major and lieutenant colonel after completion of 13 years। so time scale में आपको till 13 years पूरी जो है आपको प्रमोशन मिलती है रहेगी और साथ ही साथ कर्नल की जो रैंक है वो डिपेंड करता है मेरिट, वैकेंसी और आपके सर्विस के ऊपर। सो इन द टाइम स्केल 26 साल के बाद आप ऑटोमेटिक कर्नल की रैंक में आ सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो आर्मी में है वो प्रमोशन टोटली सिलेक्शन बेसिस में होता है और जितना भी फुलफिल कंडीशन होता है एक सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, उस स्केल में आपको प्रमोशन दी जाती है। और जो लेफ्टिनेंट की पे स्केल है, लेफ्टिनेंट टू दी COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टुवर्ड्स जनरल रैंक, आप देख सकते हैं कि टोटल जो पे स्केल है वो एक हिसाब के थ्रू है और जो लेवल 10 से इसकी जो पे स्केल है वो शुरू होती है। और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज लिमिट जो है, और आपको पता होगा कि इसमें 19 से 25 साल के जो जिनका भी उम्र है वो ये एनसीसी कैडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं और बैटल ऑफ वार कैजुअलिटी के लिए उनकी अलग क्राइटेरिया रहती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपका जो एज है, अगर इस एज के अकॉर्डिंग इस रेफरेंस जो उन्होंने डेट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस अकॉर्डिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बस कुछ नहीं चाहिए, अगर मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 50% है एग्रीगेटेड इन योर ग्रेजुएशन। अगर आपने 3 साल की बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर फील्ड में की है तो आपको 3 साल का लगेगा जिसमें 50% एग्रीगेटेड होना चाहिए और जिन्होंने बीटेक किया है उसमें मिनिमम 50% होना चाहिए। और गाइस आपको पता होगा कि इसके अकॉर्डिंग अभी एक चीज़ और दी गई है
कि आपको मिनिमम 3 साल सर्विस की होनी चाहिए एनसीसी में, और एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में एटलीस्ट ब्रावो या अल्फ़ा ग्रेडिंग होनी चाहिए। और ये आपको आप देख सकते हैं कि मिनिमम बी ग्रेड जो कि एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है, 2 साल उनके लिए है जिन्होंने 23 मई 2008 से लेकर फरवरी 2013 तक ये किया है एनसीसी, क्योंकि तब 2 साल में एनसीसी सी सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते थे, बट अब ये क्राइटेरिया थोड़ा हटा दिया है। अभी आपको पता होगा कि पूरे एकेडमिक ईयर के हिसाब से ये सी सर्टिफिकेट मिलती है। अब हम जाएंगे बाकी चीज़ों के बारे में, और जो आपकी फॉर वॉर और बैटल कैजुअलिटीज़ है, ठीक है, ऑफ आर्मी पर्सनल, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी अलग है, क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है उसके हिसाब से डिपेंड करती है। तो अनमैरिड सन और अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, तो वो इधर किल्ड इन एक्शन, डाइड ऑफ वुंड और इंजरीज, वुंडेड और इंजर्ड और मिसिंग, इस केस में ये अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है, मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए, और इसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट है वो याद रखना कि जो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है एक इशू की जाती है डायरेक्टरेट से, एंड सर्टिफाइंग कि वो उनके जो पेरेंट्स हैं नहीं तो वो किल्ड, वुंड और रिपोर्टेड और इन मिसिंग एक्शन में हुए हैं, और साथ ही साथ एक कॉपी भी होती है रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल रिकॉर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से ये पूरी क्लासिफाइड रहती है। और रिलेशनशिप एंड ऑल दोज थिंग्स आर बीन इशूड बाय द रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स, तो इस हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगी, तो इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए किस तरह आपको प्रोसीजर लेना पड़ेगा, पहली बात है कि इसके लिए आपको वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा www.joinindianarmy.nic.in, और आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑफिसर एंट्री एप्लीकेंट, किस तरह मतलब ऑफिसर एंट्री जो एप्लीकेशन लिंक है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे बस आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है इस वेबसाइट में तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप भरते हैं तो याद रखना कि आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड आप इसको अप्लाई ऑनलाइन, आप अपने जब लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, और उसी हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी को चूज़ कर लीजिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भरने के बाद आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्स है, और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी हिसाब से, उसी डेट के हिसाब से जब भी नोटिफिकेशन आती है ओपन होती है उसी हिसाब से ये ओपन होगी, नहीं तो आपको नहीं दिखेगी। और केयरफुली आप इसको भरिएगा और उसी हिसाब से अपने कंटिन्यू कीजिएगा डिटेल को भरते भरते, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल और ऑल जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आपकी प्रीवियस एसएसबी अगर आपने अटेम्प्ट की है कि नहीं की है उसी हिसाब से कंटिन्यू कीजिएगा, और हर एक सेगमेंट को उसी हिसाब से सेव कीजिएगा। और याद रखना कि जब लास्ट आप जो सेगमेंट को भरते हैं तो समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन विल बी नोटिफाइड टू यू, अब वो क्लियर कट आपको पूरी समराइज दे देते हैं कि आपने किस किस तरह भरा है। आफ्टर दैट यू विल आप उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है उसके बाद भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी वहाँ पे दिया हुआ है। और कैंडिडेट जो है याद रखना कि अपने पास 2 कॉपी का प्रिंट आउट एप्लीकेशन का हमेशा रखिएगा, जिसमें आपका रोल नंबर भी होगा, और याद रखना कि रोल नंबर तब भी जनरेट होगा जब ये एप्लीकेशन क्लोज होने वाला है उसके 30 मिनट पहले इसकी रोल नंबर जनरेट हो जाती है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसी थ्रू होता है, और लास्ट डे के हिसाब से आपका ये लास्ट डे, जिस दिन लास्ट डे मतलब 28 जनवरी, और अब 3 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म को, तो 2:30 बजे के करीब आपकी ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ये रोल नंबर जनरेट हो जाएगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होती है, जब आप के एप्लीकेशन टोटली वो कर लेते हैं तो वो उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने का जो तरीका है कि जो सिलेक्शन सेंटर है वो आर्मी डिसाइड करती है, और जो आपके डेट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं आप खुद। और जब ये अलॉट हो जाएगी सिलेक्शन सेंटर्स, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपना डेट चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड मतलब चूज़ कर सकते हैं। और याद रखना कि जो सेंटर्स हैं जनरली आर्मी में 4 सेंटर्स हैं, वो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में आपको पता होगा कि टोटल 5 बोर्ड्स हैं, आर्मी के 5 बोर्ड्स हैं।
भोपाल में आर्मी के 3 बोर्ड्स है, बेंगलोर में आर्मी के 2 बोर्ड है और कपूरथला में भी 2 बोर्ड है। तो उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगी और कॉल अप लेटर जो है वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए उसी हिसाब से इशू होती रहेगी और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मैसेज आएगा और उसी हिसाब से आप अपनी जो भी है मतलब रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। और जो अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर है वो एक डीजी रिक्रूटिंग के हिसाब से दी जाएगी और कोई भी रिक्वेस्ट की जो भी है ना कि आपको चेंज करना है, अगर मान लो कि डेट वगैरह, तो बाद में ये इसकी कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। वंस आपने डेट चूज़ कर लिया तो वो फाइनली लॉक हो जाएगा। तो कैंडिडेट जो भी है पूरे जो 2 स्टेजेस है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर को अच्छे से समझें। और आपको पता होगा कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेज में डिवाइडेड है, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। और ये एसएसबी के जो इंटरव्यू है टोटली ये 5 डे प्रोसीजर है। 5 डे प्रोसीजर में पहला दिन आपका स्क्रीनिंग होता है, आपका दूसरा दिन होता है साइक टेस्ट, तीसरा दिन आपका इंटरव्यू हो भी सकता है क्योंकि इंटरव्यू डे 2 से डे 4 में कभी भी हो सकता है। और जो जीटीओ होता है वो डे 3 और डे 4 में होता है, 2 दिन जीटीओ चलता है। और रेस्ट पार्ट आपका जो 5वां दिन होता है कॉन्फ्रेंस होता है। तो इसी हिसाब से आपकी पूरी जो रिज़ल्ट को पूरी जो 5 दिन की प्रोसीजर है उसको वेरीफाई करके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। और सिलेक्शन जो है वो ऑल ओवर टुगेदर मिला के आपकी वैकेंसी, मेरिट एज वेल एज आप जो रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से। तो जो आपका बोर्ड का क्राइटेरिया होता है, आपको जो भी एसएसबी बोर्ड मिलता है उनका काम होता है रिकमेंड करना, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो जो हेड क्वार्टर डिटरमाइन करती है, डीजे रिक्रूटिंग डिटरमाइन करते हैं। सो आपके जो कैंडिडेट जो रिकमेंड होते हैं उनके बाद मेडिकल टेस्ट होता है आर्मी के वेरियस मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। और उसी हिसाब से आपको मेरिट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग लेटर इशू होती है ताकि आप फर्दर ट्रेनिंग कर पाए, प्री कमीशन ट्रेनिंग, और आफ्टर दैट यू विल गेट योर कमीशन रैंक। सो गाइज इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आप याद रखिएगा, अगर आप एनसीसी एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ आपने यूपीएससी की सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है और पैरेलल कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उस केस में सिर्फ एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप यूपीएससी की जो नॉन टेक एंट्री है उसके लिए जाइए, नहीं तो एनसीसी एंट्री के लिए जाइए। कोई भी 2 कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, 2 कोर्स के एसएसबी में नहीं जा सकते। और इसके लिए कैंडिडेट को एक रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग देनी पड़ती है ताकि वो अपना डिक्लेरेशन पार्ट ऑनलाइन के हिसाब से प्रिंट आउट करके भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप दोनों में से बस एक ही कोर्स चूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही नॉन टेक कोर्स है, राइट। अगर आप एसएससी टेक के लिए जाते हैं तो आप उसमें अलग अलग, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है। बट इन द केस ऑफ एनसीसी एंट्री एंड दी सीडीएस एसएससी नॉन टेक एंट्री, बोथ आर द सेम कोर्स। सो अबाउट एनसीसी एंट्री एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात की जाए तो पहली जो स्टेज 1 होती है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें लगभग 160 से लेकर 250 के लगभग 160 से 250 कैंडिडेट यहाँ पे पर बैच होती है। और इसकी स्क्रीनिंग रेट कंपैरेटिवली कम है, वो 8 से 20% है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस एंट्री की लगभग 100 भी गई है, 100 से लेकर 150, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में थोड़ी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो थे वो कम अटेंड किए हैं। तो ये कारण में था कि इस बार थोड़ी कम गई है, बट एवरेज जो है ये 160 से 250 तक जाती है। और रेट ऑफ स्क्रीनिंग रेट एज़ यूजुअल 8 से 20% तक होती है। और आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा टिप्स बताऊंगा कैसे स्क्रीनिंग होता है, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का यही डाउट रहता है कि स्क्रीनिंग कैसे हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे जितने भी हैं वो जाते हैं, वो तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। सो इन केस ऑफ सीडीएस एंट्री इट इज़ कंपैरेटिवली टू ईजी टू गेट स्क्रीनिंग। कंपैरेटिवली ईजी होता है स्क्रीनिंग होने के लिए, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ जो रिपोर्ट होती है कंपैरेटिवली कम होता है और नियरली 50% लोग स्क्रीनिंग हो जाते हैं। बट यहाँ पे वो केस नहीं होता, तो यहाँ पे आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट स्क्रीनिंग। So tips to get screening are as follow. First, do well in your OIR ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए और इसमें मैक्सिमम स्कोर फैच करने की कोशिश कीजिए। और आपको जो पीपीटी शो की जाती है उसमें एक रेलेवेंट स्टोरी बनाइए। और मैंने खुद अटेंड कर रखा है और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ही रेलेवेंट है, यूनिक है और विथ मतलब पिक्चर के साथ बहुत रेलेवेंट खाती है, ठीक है, और अगर ये स्टोरी उनको पसंद आई तो श्योर शॉट आपकी बहुत चांसेस है स्क्रीनिंग होने की।
और अब याद रखिएगा, आप अपनी जो स्टोरी को नरेट जब करेंगे तो बहुत प्रॉपरली विद गुड फ्लुएंसी नरेट कीजिए। देखिए फ्लुएंसी भी एक मैटर करती है, बहुत केस में फ्लुएंसी आपकी नहीं आती है, बट याद रखिए आप जो भी बोल रहे हैं वो समझ सके कि आपकी वेटेज क्या है। और इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एसएसबी। तो वो कारण है कि एक हेट्रोजीनियस क्राउड, आपकी हेट्रोजीनियस जो मतलब लोग आपको देखेंगे काफ़ी जगह से आपको मिलेंगे, गैदर होंगे। तो साउथ के लोगों को हिंदी नहीं आती और स्पेशली नॉर्थ के लोगों को हिंदी आती है, ईस्टर्न लोग अलग भाषा बोलते हैं। सो इस केस में जो फ्लुएंसी की बात होती है हिंदी में, तो वो सेंट्रल इंडिया और या आपको मिलेगा नॉर्थन इंडिया की पार्ट में ज़्यादा अच्छी होती है। सो जो इंग्लिश है वो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है एसएसबी में, ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई भी ऐसा ना हो। और इंग्लिश जो है वो बाइंड करती है। तो ऑलवेज़ इंग्लिश बिना लैंग्वेज, और आप जब ऑफिसर बनेंगी तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज बाद में सीखने भी पड़ते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ कोर लैंग्वेज, अगर इंग्लिश आती है तो आप बाकी लैंग्वेज भी इजीली सीख सकते हैं। तो गाइस याद रखना, जब आप पीपीटी कर रहे हैं तो याद रखना नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, सेक्स, एज, मूड और एक्शन ऑफ द स्टोरी अच्छे से दिमाग में रखिए और ट्राई कीजिए कि 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का। और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए ग्रुप में, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना इफेक्टिव, नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन की यूजुअली हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं, डोमिनेट कर देते हैं ग्रुप को, सबसे ज़्यादा पॉइंट हम ही बोलने की कोशिश करते हैं, वो मत कीजिएगा। अगर ऐसे करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं स्क्रीन आउट का होने के। तो आप 2-3 बार ही बोलिएगा, बट उसको बहुत इफेक्टिव वे में बोलिएगा, इफेक्टिव पॉइंट्स दीजिए। और कोशिश कीजिए कि ग्रुप का जो डायनामिक है, ग्रुप का जो संतुलन है वो मेंटेन करने का, ताकि ग्रुप एक कॉमन कंसेंस मतलब एक कॉमन नरेशन की तौर जाए, आपके ग्रुप में एक कॉमन आइडिया क्रिएट हो जाए, और ताकि कोई बंदा उसमें से चुन के कॉमन नरेशन दे पाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये सब चीज़ें करते हो स्क्रीन इन आप श्योर होंगे। और ये कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है, आप स्क्रीन इन कोई भी हो सकता है, बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कीजिए। ग्रुप में काम करने का एक ग्रुप में कैसे काम करते हैं उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो एसएसबी है उसकी जो प्रोसीजर है वो अलग, बाकी जो एग्ज़ाम जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं उससे थोड़ी अलग है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। और रेस्ट अपार्ट देर इज़ अ स्टेज 2 वेयर साइक टेस्ट होती है। साइक टेस्ट में जो पहला होता है टैट, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट, दूसरा वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और जो चौथा होता है एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जो टैट और वैट का में बहुत सारा लिंक है, क्योंकि जो वैट है इज़ अ कन्फर्मेटरी टू टैट। और टैट में 12 स्टोरीज़ आपको दिखाई जाएगी और उसमें आपको स्टोरीज़ लिखना है। ये पीपीटीटी की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, टैट में पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है और पीपीटीटी में पिक्चर हैज़ी होती है। तो याद रखिएगा, जब आप पीपीटीटी में जब नरेट कर रहे हैं तो इट इज़ लाइक, अगर आपको मूड अगर न्यूट्रल पॉजिटिव जो भी लगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कोई स्टोरी न्यूट्रल पॉजिटिव मूड नहीं होता, इट इज़ सीम्स टू बी न्यूट्रल मूड और पॉजिटिव मूड और नेगेटिव मूड। सो सीम्स टू बी न्यूट्रल मतलब इट इज़ प्रोबेबल, बट इन केस ऑफ टैट आपको ऐसा कोई नरेशन नहीं था, आपको बस लिखना पड़ता है और इसमें पिक्चर क्लियर होती है। तो टैट में वही होता है, आपको 30 सेकेंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, विद इन 4 मिनट यू हैव टू राइट द स्टोरी, एंड अगेन देयर 30 सेकेंड आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, विद इन 4 मिनट यू हैव टू राइट द स्टोरी, एंड सो ऑन। ऐसे 11 पिक्चर दिखाई जाएगी और जो 4th पिक्चर होगा ब्लैंक होगा, जिसमें आपकी खुद की एक स्टोरी लिखनी है। आप अपने लाइफ के थ्रू या आपके पीआईक्यू के रेलेवेंट कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। एंड जब आती है वैट की बात, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो याद रखना यहाँ पे एक वर्ड दी जाती है, विद इन 15 सेकेंड यू हैव टू राइट द वर्ड, फिर नेक्स्ट वर्ड फ्लैश होने लग जाती है। सो सीरियली बहुत सारे वर्ड फ्लैश होने लग जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेज करके हर वर्ड का एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है। और एसआरटी आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और उसी हिसाब से सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्शन लिखते हैं वो उसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते करते आपकी मान लो कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है आपको अचानक मिल नहीं रही, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो इसी हिसाब से आपको सिचुएशनल रिएक्शन लिखना है। तो ऐसे आपको 60 सिचुएशन रिएक्शन दी जाएंगी, जो कि जिसमें 30 मिनट की टाइम दी जाएगी। तो विद इन दैट यू हैव टू राइट द एसआरटी। और याद रखिए कि एसआरटी कंपैरेटिवली टाइम के हिसाब से काफ़ी कम है, बिकॉज यू हैव टू स्पीड अप, एंड उस हिसाब से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना उसको अप्रोच कर सकते हैं एसआरटीज़ को। और वैट भी 60 दी जाती है, जिसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। और एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब उस पाँच क्वेश्चन को लिखना पड़ता है और ये 5 क्वेश्चन आपके बारे में होते हैं, जैसे आपके
आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ की एम क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आपको इसमें लिखना पड़ता है। फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपके PIQ फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है। PIQ मतलब होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनियर। ये एक टाइप का रेज्यूम ही है, जैसा आप जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना बायोडेटा देते हैं, उसी टाइप का एक बायोडेटा होता है जिसमें आपने किस तरह एजुकेशन किया है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी हाइट वेट, आपने कौन से को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, और इसके अलावा आपके प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स क्या थे। तो ये एक चीज़ होती है और ये एक फॉर्मेट में लिखी रहती है, वो फॉर्मेट आपको इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएगी। तो PIQ के ऊपर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और पर्सनल इंटरव्यू जनरली जो टाइम होता है 40 to 45 मिनट, ये एवरेज रहता है। कुछ केस में ये टाइम कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू इससे ज़्यादा भी चलता है, लगभग 1 घंटा या उससे अबव, और कुछ का इंटरव्यू आपने सुना होगा कि 30 मिनट के कम भी चलता है। सो ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर। और एक होता है ग्रुप टेस्टिंग जो कि GTO, ये Day 3 और Day 4 में चलता है। तो इसमें काफ़ी तरह के टास्क होते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, HGT हाफ ग्रुप टास्क, FGT मतलब फाइनल ग्रुप टास्क, LT मतलब लेक्चरेट, CT मतलब कमांड टास्क, IO मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, GOR मतलब ग्राउंड ऑब्स्टिकल रेस। नाउ GD की बात की जाए, ग्रुप डिस्कशन, इसमें ये वाला ग्रुप डिस्कशन थोड़ा PPTD से अलग है। यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक दी जाएगी, जैसे टेररिज्म को रोकने के लिए कौन से जैसे स्ट्रैटेजिक वे, ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट, पॉलिटिकल वेल, डायलॉग किस तरह से रोका जाए, उसी हिसाब से आपको GD दी जाएगी। तो GD इसमें 2 GD होगी कंटिन्यूसली, और इसका जो टाइम इंटरवल होगा लगभग 10 मिनट तक होगा। तो और उसके बाद रहेगी GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक ग्रुप प्लानिंग दी जाएगी 5 मिनट में, मतलब आपको उसका उनको वो एक बार आपका जो GTO साहब होगा वो एक बार नरेट भी करेगा, और उसका जो फाइल है आपको देगा भी, ताकि आप 5 मिनट तक पढ़ सकते हैं, और 10 मिनट लिखने का टाइम देते हैं, और 10 से 15 मिनट आपका डिस्कशन का टाइम रहता है। और फिर आता है PGT, HGT, FGT और कमांड टास्क। PGT में एक टाइप का पजल दिया जाता है, स्ट्रक्चर्स दी जाती है, जिसको आपको सॉल्व करके आपके पूरे ग्रुप को आगे बढ़ना है। तो ये टाइप का एक ऑब्स्टिकल होता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ करके, अपना प्रॉपर वर्क सेंस यूज़ करके आपको हर एक ऑब्स्टिकल पर अप्रोच करना पड़ता है। इट्स नॉट अ ऑब्स्टिकल, इट्स अ स्ट्रक्चर बेसिस ऑब्स्टिकल, और एक टाइप का पजल होता है, इसको आप अप्रोच करके अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे 4 सीरीज़ होते हैं, इसके 4 लेवल होते हैं, 1 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और उसी लेवल के हिसाब से इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। तो इन द केस अगर देखोगे अब लेवल 3 वो कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट बोलते हैं देन लेवल 4, बट इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, लेवल ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर जो हाफ ग्रुप टास्क होता है, जो आपकी PGT की ग्रुप होती है उसको डिवाइड करके हाफ कर देते हैं। जैसे अगर 8 की ग्रुप है तो उसमें 4 कर देते हैं, 4 करके हाफ ग्रुप टास्क करते हैं। इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस स्किल होती है, या आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, इसमें आप ज़्यादा इसमें वेरीफाई कर अपना जो मतलब अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको ज़्यादा पुट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अब जो आपकी हाफ ग्रुप टास्क होता है, अगर मान लो कि मैं PGT में लैकिंग भी पड़ गया, बट हाफ ग्रुप टास्क में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कुछ दिखा सकते हैं। और फाइनल ग्रुप टास्क ये एक लास्ट में किया जाता है, जब आपके पूरे ग्रुप के साथ एक फाइनल ग्रुप टास्क होता है, जिसमें आपको फिर से पूरे ग्रुप को लेके एक टास्क करना पड़ता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है विद इन टाइम। और कमांड टास्क होता है, कमांड टास्क याद रखिएगा गाइस, कमांड टास्क ये आपको एक इंडिविजुअल एफर्ट होती है, आप इंडिविजुअली किस तरह से एक ऑब्स्टिकल या कोई भी स्ट्रक्चर को मतलब अप्रोच कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वो PGT जैसी स्ट्रक्चर्स दी जाती है, पजल्स दी जाती है, और उसको आपको किस तरह अप्रोच करना है, जिसके लिए आपको जो GTO साहब होंगे वो 2 या 3 सबऑर्डिनेट्स बुलाएंगे। तो आपके ऊपर है आप सबऑर्डिनेट्स को बुला के किस तरह से इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। फिर होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, जिसको आपको अप्रोच करना पड़ता है, जिसको आपको इस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को पार करना पड़ता है विद इन 3 मिनट। तो ये स्टैमिना, इसमें जो फैक्टर 4 है, जिसमें स्टैमिना, डिटर्मिनेशन एंड एज वेल एज दी योर करेज, ये तीनों चीज़ देखी जाती है। और सिमिलरली GOR में भी ये चीज़ देखी जाती है, बट GOR में और एक चीज़ है कि इसमें ग्रुप को लेके आपको ऑब्स्टिकल करने पड़ते हैं। तो इसकी जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन अच्छे से मिल जाएगी गाइस, आपको देख लेना। और ये जो आपका GTO है, यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स देखी जाती है,
मोर ओवर आपकी जो पूरी स्टेज 2 है इसमें लीडरशिप स्किल्स ही देखते हैं, ताकि वो देखते हैं कि ये गायक पोटेंशियल है कि नहीं, ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं। जो स्टेज 2 है वो यही डिटरमाइन करती है कि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर फिट हो सकते हैं या नहीं। और जो एवरेज रिकमेंडेशन होती है, जनरली आपको एनसीसी एंट्री में 1 से 2 कैंडिडेट ही मिलेंगे पर बैच। समटाइम द होल बैच गेट वॉश आउट, देर इज़ अ एक्सेप्शन, एंड इवन देर आर केसेस कि आप 2 से ज़्यादा भी रिकमेंड होते हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि एनसीसी एंट्री में 5 रिकमेंडेशन भी देखे हैं। तो ये डिपेंड करता है बैच के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। बैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो सकती है और वो बैच शायद फालतू भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के ऊपर। बट पोटेंशियल जो चीज़ अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर ट्रेनेबिलिटी फैक्टर है, और आपके पास वो पूरी क्वालिटीज़ अगर ऑफिसर बनने की, तो आप ज़रूर रिकमेंड होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज, thank you for watching this, and if you like this video, do share with your friends and do subscribe our channel. We will bring more videos regarding the SSB and the all the notifications जो भी अभी आने वाले हैं और या फ्यूचर में आएंगे। और उसके अलावा जो SSB जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर हम ग्लांस से डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।